हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे से एआईबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। डेली जो है मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं आपके लिए डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाता है, यानी कि लेवल अप आपका करता है। और ये जो क्वेश्चन है ये केवल एआईबी एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है। ये इस तरीके के क्वेश्चन है जो आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्प करते हैं, जो कि लीगल फील्ड से हैं। जैसे कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं, या एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेंगे उस एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो पेशेंस बना के रखिएगा। अभी आपको हर एक क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आएगा। दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दोनों लैंग्वेज में मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? एनी इंफॉर्मेशन सप्लाई बाय द एक्यूज अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट शैल बी रिकॉर्डेड बाय। यानी कि जब भी कोई एक्यूज स्टेटमेंट देता है, वो किसी ऑफेंस का अपराधी है तो वो एक्यूज बन जाता है। और जब वो उस ट्रायल के दौरान जब वो स्टेटमेंट देता है, कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, तो वो किसकी प्रेजेंस में की जाएगी, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। और ऐसी जो स्टेटमेंट दी जाती है वो एडमिसेबल होती है लेकिन रिलेवेंट नहीं होती। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ द टू इंडिपेंडेंट विटनेस। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ ए गेजेटेड ऑफिसर। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ द टू पुलिस ऑफिसर। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इन सभी में से कोई सा भी नहीं है। तो अब हिंदी में इसका क्या अर्थ है, ताकि दोनों स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी। कुछ शब्द होते हैं जो हमें इंग्लिश में पता नहीं चलते, उन्हें हम हिंदी से समझते हैं। और कुछ हिंदी के शब्द होते हैं जो हमें हिंदी में पता नहीं चलते, उसे हम इंग्लिश से समझते हैं। इसलिए दोनों लैंग्वेज का आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। क्या कह रहा है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोपी द्वारा दी गई जानकारी दर्ज की जाएगी। किसके द्वारा दर्ज की जाएगी, किसकी प्रेजेंस में? तो पहला ऑप्शन है दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में। सेकंड ऑप्शन है राजपत्री अधिकारी की उपस्थिति में, यानी कि गजेटेड ऑफिसर की प्रेजेंस में। थर्ड ऑप्शन है दो पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 27 की, तो ये जो स्टेटमेंट दी जाती है ये दी जाती है पुलिस ऑफिसर के समक्ष, लेकिन वहां पर कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि दो पुलिस ऑफिसर के समक्ष ही देनी है या एक के समक्ष ही देनी है। तो इसलिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है सही जवाब है, नॉन ऑफ द अबो। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। कह रहा है स्पेसिफिक प्रोविजन एज टू एविडेंस related to the electronical record were inserted in the Indian Evidence Act 1872। अब जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड की, तो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड को जब भी हम कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं तो उसके संबंध में एक हमें सर्टिफिकेट भी देना होता है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन यह है कि ये कौन सा सेक्शन है और कब इफेक्ट में आया था। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन नंबर 65B, इफेक्ट में आया था 17/10/2000 को। सेकंड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 68B, कब इफेक्ट में आया था? 17/10/2001 को। थर्ड ऑप्शन है सेक्शन नंबर 65B, कब इफेक्ट में आया था? 18/8/2000 को। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सेक्शन नंबर 69 कैपिटल बी, यानी कि ये सभी कैपिटल बी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कब इफेक्ट में आया था? 17/10/2000 को। हिंदी में इसका क्या अर्थ है उसको भी समझ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड से संबंधित साक्ष्यों के विशेष प्रावधान शामिल किए गए थे। किस सेक्शन में किए गए थे और वो कब इफेक्ट में आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड की, तो इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड के संबंध में हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। सेक्शन 65 भी बात करता है और वो इफेक्ट में आया था 17/10/2000 के ईयर के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट
stipulated that the fact of a woman being habituated to sexual intercourse with not relevant on the issue of a consent in a prosecution for the rape or the outraging of the modesty of the said woman की सेक्शन में बात की गई है। सेक्शन नंबर 52 ए कैपिटल ए, सेक्शन नंबर 53 कैपिटल ए, सेक्शन नंबर 54 कैपिटल ए, सेक्शन नंबर 55। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि किसी भी महिला का यौन संबंध बनाने का आदि होने का तथ्य बलात्कार या फिर उक्त महिला की गरिमा को ठोस पहुंचाने के मुकदमे में सहमति के मुद्दे पर प्रासंगिक नहीं है, रिलीवेंट नहीं है। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट दी किसी भी वुमेन का उसने प्रीवियसली कोई भी इंटरकोर्स किया है या उसका रिलेशनशिप रहा है, वो रिलीवेंट नहीं होता और किस सेक्शन के अंदर रिलीवेंट नहीं होता, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, सेक्शन नंबर 53 ए कैपिटल ए इस बारे में बात करता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ओपिनियन ऑफ ए हेड राइटिंग एक्सपर्ट, पहला ऑप्शन है ऑलवेज नीड कोर्बोरेशन, सेकंड ऑप्शन है इज इनएडमिसेबल इन एविडेंस, थर्ड ऑप्शन है इज ऑलवेज बाइंड ऑन द कोर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है कैन बी एक्ट अपॉन विदाउट कोर्बोरेशन। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? हिंदी में क्या अर्थ है? हेड राइटिंग एक्सपर्ट की राय में सदैव पुष्टि की आवश्यकता होती है। सेकंड ऑप्शन है साक्ष्य में अग्रहण यानी कि इनएडमिसेबल है, और तीसरा ऑप्शन है न्याय पर सदैव बाध्यकारी है, बाइंडिंग है कोर्ट्स पर, न्यायालय पर, और फोर्थ ऑप्शन है बिना पुष्टि के कार्रवाई की जा सकती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि वहां पर कोर्बोरेशन की जरूरत नहीं होती। विदाउट कोर्बोरेशन अगर कोई भी हेड राइटिंग एक्सपर्ट के द्वारा ओपिनियन दिया गया है तो वो रिलेवेंट होता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट permit evidence record on one case to be considered relevant in subsequent case, यानी कि एक केस में कही गई बात दूसरे केस में रिलीवेंट होती है, प्रीसीडिंग के रूप में रिलीवेंट होती है। किस सेक्शन में रिलीवेंट होती है? सेक्शन नंबर 32, सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 34, सेक्शन नंबर 35। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान एक मामले में दर्ज किए गए साक्ष्य को बाद की कार्रवाई में प्रासंगिक यानी कि रिलीवेंट बनने की अनुमति देता है? यानी कि किसी में एविडेंस दिया गया है उसे बाद में भी रिलीवेंट माना जाता है दूसरे केस के अंदर, बाद की प्रोसीडिंग में, केस नहीं बाद की प्रोसीडिंग में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बाद की प्रोसीडिंग की बात की जा रही है। तो सेक्शन नंबर इसका जो 33 है वो रिलेट करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो इस बारे में बात करता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट हु इज कॉम्पिटिएंट टू टेस्टिफाई, कौन यहाँ पर सक्षम है गवाही देने के लिए? पहला है ए ल्यूनेटिक पर्सन, सेकंड है एनी कंप्लायंस, थर्ड है हस्बैंड एंड वाइफ, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार गवाही देने के लिए कौन सक्षम है, कौन कॉम्पिटिएंट है? एक पागल व्यक्ति, एक सहयोगी, या फिर पति या पत्नी, या उपरोक्त सभी, यानी कि सभी। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट व्हाट इज द नंबर ऑफ विटनेस दैट आर अलाउ फॉर प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट? क्या कोई स्पेसिफाई किया गया है कि इतने ही विटनेस होने चाहिए? तो पहला ऑप्शन है एटलीस्ट 1, सेकंड ऑप्शन है मोर देन 5, थर्ड ऑप्शन है नॉट स्पेसिफाई, फोर्थ ऑप्शन है नॉट लेस देन 3। बात करें हिंदी में इसका क्या अर्थ है, हिंदी में इसके अर्थ को समझ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए गवाहों की संख्या कितनी हो सकती है? कम से कम 1, 5 से अधिक यानी कि नॉट स्पेसिफाइड यानी निर्देशित नहीं किया गया है, या 3 से कम नहीं।
तो जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ विटनेसेस की तो कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपके समक्ष हम डेली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं 30 to 40, कभी 50, कभी 50+। तो ये आपको हेल्प करेगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि जुडिशरी की बात करें, चाहे हम लो एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो प्रीलिम्स जो होता है जिसमें MCQ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप JLO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करेंगे एग्जाम को पास करवाने में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर इंडियन लॉ ए पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड इफ ही इज नॉट ट्रेसेबल। पहला ऑप्शन है 5 साल, दूसरा है 7 साल, तीसरा है 10 साल और फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कुछ भी नहीं है, कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? भारत कानून के तहत यदि किसी भी व्यक्ति का पता नहीं चल पाता है तो उसे मृत मान लिया जाता है कितने समय के बाद? 5 साल, 7 साल, 10 साल या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो ये हमें देखने को मिलेगा कि इसका सही जवाब है 7 साल। 7 साल तक अगर कोई उसका सुनना नहीं पा रहा है, उसे नहीं, मतलब नॉर्मली अगर किसी भी व्यक्ति कोई जिंदा होता तो उसके बारे में कहीं ना कहीं से हमें पता चल जाता। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लीडिंग क्वेश्चन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट कैन आस्क ड्यूरिंग। कब पूछा जाता है? आप सभी को इसका जवाब पहले से ही पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है इवन एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्शन, यानी कि विपरीत की पार्टी अगर कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट करती है। एग्जामिनेशन इन चीफ, थर्ड ऑप्शन है हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। बात करें हिंदी में इसका क्या अर्थ है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमुख प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। कब पूछे जा सकते हैं? जब प्रतिकूल पक्ष या विपरीत पक्ष आपत्ति करे। दूसरा है प्रमुख प्रश्न, यानी कि इसको हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान लीडिंग क्वेश्चन और एग्जामिनेशन के दौरान। जब भी तो मैं इसलिए कह रहा था आपको कुछ शब्द हिंदी से इंग्लिश में समझने होंगे और इंग्लिश से हिंदी में समझने होंगे, ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ सके, क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। बात करें थर्ड ऑप्शन की, जिरह जिसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जब हम बात करते हैं लीडिंग क्वेश्चन की तो इन्हें पूछा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में इन्हें पूछा जा सकता है दूसरे सेक्शन के अंदर भी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? बर्डन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एविडेंस अंडर 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 102 जब हम पढ़ते हैं, जब हमें पता चलता है ओनर्स ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या है? नेवर शिफ्टेड। सेकंड ऑप्शन है कंसिस्टेंटली शिफ्टेड। थर्ड ऑप्शन है ओकेजनली शिफ्टेड और फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई सा भी नहीं है। हिंदी में इसका क्या अर्थ होगा समझ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार किस पर होता है और किस तरीके से वो भार होता है? कभी भी वो शिफ्ट नहीं होता है, लगातार बदलता रहता है, शिफ्ट होता है, या कभी कभी बदलता है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, कंसिस्टेंटली शिफ्ट होता रहता है। जब हम ओनर्स ऑफ प्रूफ की बात करते हैं, ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ की, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और आपसे पूछ लिया जाए ओनर्स ऑफ प्रूफ कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट ए पर्सन आर competent to testify unless preventing from understanding and giving reasonable answer by reason of। यानी कि अगर कोई भी गवाह अपनी गवाही देता है तो उसे सक्षम माना जाएगा। केवल उन पॉइंट्स को छोड़कर इन सभी ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है। पहला है टेंडर एज। टेंडर एज यानी 5 साल से नीचे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज, काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है। डिजीज ऑफ ए माइंड, यानी कि उसको सुनने में या उसके दिमाग में जो है कुछ ना कुछ खराबी है। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव।
बात करें हिंदी में इसका क्या अर्थ होगा, इसको भी समझ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति गवाही देने के लिए सक्षम है जब तक कि उसे किसी कारण से तर्क संगत उत्तर देने या फिर समझने से रोका ना जाए। तो इसका कौन सा सही जवाब है, इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 53 says that executive power of the union shall be vested to, किसको निहित की गई है, इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, सेकंड ऑप्शन है स्पीकर, थर्ड ऑप्शन है प्रेसिडेंट, फोर्थ ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा इसका सही जवाब है, इससे पहले हम क्या समझ लेते हैं हिंदी में इसका क्या अर्थ है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के कार्यकाल में निहित होती है। किसको, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर को या फिर राष्ट्रपति को या फिर सुप्रीम कोर्ट को। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कि राष्ट्रपति को निहित होती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। बिफोर द इम्पीचमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट नोटिस ऑफ हाउ मैनी डेज शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, कितने समय का नोटिस देना पड़ेगा। 15 डेज फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 9 डेज, थर्ड ऑप्शन 10 डेज, फोर्थ ऑप्शन 14 डेज। बात करें हिंदी में इसका क्या अर्थ है, महाअभियोग प्रस्ताव पेश करने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन का पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। ये हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 14 दिन का नोटिस देना यहाँ पर अनिवार्य है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एडवाइज द कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन फॉर 2 टाइम, फर्स्ट टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम यानी कि कितने भी बार, या फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। बात करें हिंदी में इसका क्या अर्थ है, भारत के राष्ट्रपति कैबिनेट को पुण्य विचार की सलाह दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, 1 बार दे सकते हैं, कितने भी समय यानी कि कितनी भी बार दे सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। बात करते हैं इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, 1 बार जो है रिकंसीडर कर सकते हैं, एडवाइस जो है दी जा सकती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which one of the following is not a specific ground on which the state can place restriction on freedom of religion, यानी कि कौन सा ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसपे कि रिलीजन के फ्रीडम पर, रिलीजन का जो हमारा अधिकार है उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। पहला पॉइंट है पब्लिक ऑर्डर, सेकंड पॉइंट है मोरालिटी, थर्ड पॉइंट है सोशल जस्टिस, फोर्थ पॉइंट है हेल्थ। हिंदी में इसका क्या मतलब है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट आधार नहीं है जिस पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी कि नहीं है, ये आधार नहीं है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। पहला है सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरा है नैतिकता, तीसरा है सामाजिक न्याय, चौथा है स्वास्थ्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सोशल जस्टिस यानी थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ओनली वंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हु प्रेसिडेंट, यानी कि कौन जो थे, कौन जस्टिस थे, जो जस्टिस थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी उन्होंने एक तरीके से की थी। अब कौन थे, सबसे पहले हमारे जस्टिस एम हिंदतुल्ला, दूसरे हैं हमारे जस्टिस हीरालाल कन्हैया, थर्ड है हमारे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और फोर्थ है हमारे इनमें से कोई भी नहीं है। हिंदी में इसका क्या मतलब है, भारत के इतिहास में केवल एक बार, यानी कि सबसे एक ही बार पहले थे, एक बार नहीं समझे इसको, ऐसे समझे कि पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वाह किया था। वो
क्या थे, चीफ जस्टिस भी थे और वो यहाँ पर राष्ट्रपति भी रहे थे। उसी तरीके से उन्होंने उसकी ड्यूटी को फॉलो किया था। तो कौन थे वो? तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जी जो थे वो रहे थे। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। हु परपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट है हमारा जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थर्ड ऑप्शन है BN रॉय, फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो पहला ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, काफी इजी है, आप सभी को इसका जवाब पहले से ही पता होगा। आई होप आप सभी को पता हो, किसी को नहीं पता है तो इस वीडियो से पता चल जाएगा। हाउ मैनी टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है 2 साल 11 महीने 18 दिन, सेकंड ऑप्शन है 2 साल 5 महीने 18 दिन, तीसरा ऑप्शन है 2 साल 6 महीने 18 दिन, चौथा ऑप्शन है 2 साल 10 महीने 18 दिन। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि भारत का संविधान बनने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। आप सभी को ये क्वेश्चन तो अवश्य आना चाहिए था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड हाउ मैनी अदर मेंबर आर? यानी कि कौन कौन और मेंबर्स थे। यहाँ पर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका गलत जवाब 7 लगाकर आ जाते हैं। टोटल 7 थे, लेकिन वो इसको इंक्लूड करते हुए, यानी कि अगर 6 में हम अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर को इंक्लूड करेंगे तभी तो वो 7 होंगे। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी में इसका क्या अर्थ था कि संविधान सभा के प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधीन थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उसके कितने सदस्य थे, ये क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है समझ लेते हैं। Who among the following was not a member of a drafting committee of the constitution? कौन मेंबर नहीं था? पहला है मोहम्मद सदुल्ला, दूसरा है KM मुंशी, तीसरा है AK अय्यर और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। हिंदी में इसका क्या मतलब है? निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो हमारे फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य मेंबर नहीं थे। बात करते हैं कमेटी के बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन? किस डेट पर? 13 दिसंबर 1946, सेकंड ऑप्शन है 22 जनवरी 1947, थर्ड ऑप्शन है 3 जून 1947 और फोर्थ ऑप्शन है 29 अगस्त 1947। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था और अम्बेडकर साहब ने कब किया था, किस डेट में किया था, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 29 अगस्त 1947 को। तो इस डेट को जो है आपको याद रखना है, इस डेट को जो है आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया इज नॉट अट्रैक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ऑफेंस? पहला है रिलेटेड टू द फ्रॉड, सेकंड ऑप्शन है रिलेटेड टू द बोडली इंजरी, थर्ड ऑप्शन है रिलेटेड टू द ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? मेंस रिया का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अपराध की और आकर्षित नहीं होता है? धोखाधड़ी का के अपराध से संबंधित है, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक चोट के अपराध से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन है राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित है, या फिर सख्त दायित्व यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इसका ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन जो है फोर्थ बिल्कुल सही है,
जो कि रिलेट नहीं करता मेंस रिया से किसी भी तरीके से, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या कहा गया है, आपका मेंस रिया ना हो, गिल्टी माइंड ना हो, फिर भी आप लायबल होंगे अगर डैमेज होता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इल्यूस्ट्रेशन ऑफ ए क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स की कौन सी इल्यूस्ट्रेशन नहीं है? पहला है ए स्प्लिट ओवर बी, सेकेंड ऑप्शन है ए रिमूव द वेल ऑफ लेडी बी कोज अनॉयंस टू हर, थर्ड ऑप्शन है ए शेक हिज फिस्ट एट बी, फोर्थ ऑप्शन है ए पोर बोलिंग वाटर ऑन द बकेट फ्रॉम विच ए वाज बैटिंग। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, इसमें कुछ और आ सकता है, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है, क्या इसका अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक बल का उदाहरण नहीं है? ये ध्यान रखना है, कौन सी इल्यूस्ट्रेशन नहीं है, कौन सा उदाहरण नहीं है। ए बी के ऊपर थूकता है, सेकंड है ए एक महिला बी का घूंघट हटा देती है जिससे वह परेशान हो जाती है, अनॉयंस हो जाती है, थर्ड ऑप्शन है ए बी पर अपनी मुट्ठी हिलाता है, और फोर्थ ऑप्शन है ए उस बाल्टी को खोलते हुए पानी डाल देता है जिससे कि ए बलबला ये जो है गलत लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिए, यानी कि इसको इस तरीके से समझिए कि उबलता हुआ पानी डाल देना। तो ये यहाँ पर क्या किया गया है, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, जो केवल असोल्ट के बारे में बात करता है, इसके अलावा सभी में क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय हाउ, मतलब कितनी एज है, ईयर्स ऑफ एज। आप सभी को इसका जवाब पहले ही पता होगा, मेरे को लग रहा है आपको सभी को पता होगा। 7 साल, 16 साल, 14 साल या फिर 26 साल। तो कौन सा इसका सही जवाब है, हिंदी में भी पढ़ देते हैं कि किस आयु से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं होगा या कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 7 साल की एज के अंडर अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो अपराध नहीं होगा। बात कर लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, यानी कि पहले ए ने इसको इंस्टिगेट किया, उकसाया, फिर इसने इसको, और फिर इसने मर्डर कर दिया इसका। अकॉर्डिंगली बी इंस्टिगेट सी एंड सी कमिट ए मर्डर टू जेड, हु विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट। केवल सी होगा, केवल बी होगा, सी और बी होगा, या फिर ए बी सी तीनों ही होंगे। हिंदी में इसका क्या मतलब है, ए बी को और बी सी को और सी जेड की हत्या कर देने के लिए उकसाता है, तद अनुसार बी ने सी को उकसाया और सी ने जेड की हत्या की, तो सजा के लिए कौन यहाँ पर लायबल होगा? तो ये सभी ही लायबल होंगे, इसलिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आई होप आप किसी भी तरीके से इस वीडियो से थक नहीं रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर थक गए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, पानी पी के घूमते घूमते जो है इस वीडियो को सुनते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए मैन इज सेज टू कमिट ए रेप इफ ही हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वुमेन विद और विदाउट हर कंसेंट इफ एज इज बिलो। कितनी एज होगी अगर वो कंसेंट के साथ या बिना कंसेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप कमिट किया जाएगा। पहला ऑप्शन है 16 साल, दूसरा ऑप्शन है 14 साल, तीसरा ऑप्शन है 15 साल, फोर्थ ऑप्शन है 18 ईयर। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। एक पुरुष को बलात्कार करने वाला माना जाएगा, यानी कि उसके बलात्कार के लिए दोषी माना जाएगा यदि वह किसी भी महिला के साथ उसकी सहमति के साथ या उसके बिना संभोग करता है, इंटरकोर्स करता है। यदि उसकी उम्र कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला 16 साल, दूसरा 14 साल, तीसरा 15 साल और चौथा 18 साल। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट हर एक स्टूडेंट करेगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ताकि मेरे को भी लगे कि आप भी साथ ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में।
और आपको क्वेश्चन नहीं पता है तब भी आप हमें कमेंट कीजिए कि सर हमें नहीं पता चला, फिर हम आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मोटिव अंडर सेक्शन 81 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट शुड बी। पहला है प्रिवेंटिंग ऑफ हार्म टू द पर्सन, सेकंड है प्रिवेंटिंग ऑफ हार्म टू द प्रॉपर्टी, थर्ड है बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ है एदर वन, या तो ये या फिर ये। बात करें हिंदी में इसका क्या अर्थ है, तो आईपीसी की धारा 81 के तहत मकसद होना चाहिए, मकसद होना चाहिए या मकसद होना चाहिए, तो किस तरीके से इन सभी ऑप्शन से रिलेट कर रहा है। पहला है व्यक्ति को होने वाले नुकसान की रोकथाम करना, संपत्ति को नुकसान होने के लिए रोकथाम करना, या उपरोक्त दोनों, या पहला या फिर दूसरा। तो इसका सही जवाब कौन सा है ये आपको पता लगाना है। इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इन फैनेसी एज एन एक्सेप्शन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 81, सेक्शन नंबर 82, या सेक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि इन सभी में से कोई भी नहीं है। शिशु अवस्था को एक अपवाद के रूप में प्रदान किया गया है किस सेक्शन के अंदर, ये आपको पता लगाना है। इसका सही जवाब है हमारा सेक्शन नंबर 82 और थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द चाइल्ड अंडर विच सेक्शन 6 ईयर 7 ईयर 9 ईयर 10 ईयर। हिंदी में इसका क्या मतलब है। आईपीसी की धारा 82 के तहत यह प्रावधान है कि किसी भी बच्चे के द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं है। इसको हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका भी जवाब हमें आप जरूर देना। अगर आप कंटिन्यू वीडियो को सीक्वेंसली अगर देख रहे हैं, इसी वीडियो में मैंने इसका जवाब दिया है, तो इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो सेक्शन 82 करके इजिकल टू में आपको यहाँ पर एज लिखनी है कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी इन्यूमिकेटेड विद विच फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है ए प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट, सेकंड ऑप्शन है ए रिब्यूटेबल प्रेजम्पशन ऑफ लॉ, थर्ड ऑप्शन है कंक्लूसिव और इररिब्यूटेबल प्रेजम्पशन ऑफ लॉ, फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सेक्शन 82 के अनुसार, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। आईपीसी की धारा 82 बात करती है कंक्लूसिवली और इररिब्यूटेबल प्रेजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एक टर्म है, इससे आपको पता लगाना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। ए पर्सन इज स्टेटेड टू बी पार्टली इनकैपेक्स अंडर सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी इफ इट्स एज इज। क्या एज होगी, यह है आपका प्रीवियस ईयर एआईबी में भी क्वेश्चन आया था। आई होप आपको पता होगा इसका सही जवाब क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है अबो 7 ईयर अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, सेकेंड ऑप्शन है अबो 7 ईयर अंडर 10 ईयर ऑफ एज, थर्ड ऑप्शन है अबो 7 ईयर ऑफ एज और अंडर 16 ईयर ऑफ एज, फोर्थ ऑप्शन है अबो 7 ईयर ऑफ एज एंड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको भी समझ लेते हैं। आईपीसी की धारा 83 के तहत किसी भी व्यक्ति को आंशिक रूप से अक्षम कहा जा सकता है, इनकैपेक्स कहा जा सकता है, यदि उसकी कितनी है आयु कितनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अबो 7 ईयर 7 साल से ज़्यादा और 12 साल के अंडर। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं, फिर इसका सही जवाब क्या है वो शेयर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द हैबिचुअल ऑफेंडर। यानी कि जो कंटिन्यू ऑफेंस करता रहता है उसे हम हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं, आदित्य अपराधी जिसे हम कहते हैं। पहला ऑप्शन है हैबिचुअली कमिट द ऑफेंस, सेकंड है कमिट ऑफेंस मेंशन इन सेक्शन 1110 110 एंड अगेंस्ट whom a record of commission of
more than 2 offenses available at the time of the initiation of the proceeding against him. थर्ड ऑप्शन है habitually remain in the company of the habitual offender, यानी कि जो habitual offender है उनके साथ वो रह रहा है तो habitual offender होगा. and deal with the given asylum of the habitual offender, जो habitual offender को अपनी शरण दे देता है. हिंदी में इसका क्या अर्थ है, यानी कि आदतीय अपराधी के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है. पहला है आदतीय अपराध करता है, जो आदतीय यानी हैबिचुअली जो ऑफेंस करता है उसे हैबिचुअल ऑफेंडर कहेंगे. सेक्शन 110 यानी कि सेक्शन 110 धारा 110 में उल्लेखित अपराध करता है और जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होने के समय दो से अधिक अपराध करने का रिकॉर्ड उपलब्ध है, उसने 2 से ज्यादा ऑफेंस कमिट कर दिए हैं. थर्ड ऑप्शन है आदतीय अपराधियों की संगत में रहता है. और फोर्थ ऑप्शन है आदतीय अपराध आदतन अपराध से निपटना और उसे शरण देना. यानी कि इसका कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको पता लगाना है. तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि जो सेक्शन 110 में डिफाइन किया गया है और उसने जो है 2 ऑफेंस ऑलरेडी वो कर चुका है, मोर देन 2 ऑफेंस जो है वो कर चुका है, तब उसे हम कहेंगे हैबिचुअल ऑफेंडर है वो. बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि हु आउट ऑफ फॉलोइंग में इन्वेस्टिगेट ए कॉग्निजेबल केस इवन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर देने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है इन सभी में से. पहला है इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, सेकंड है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, थर्ड है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फोर्थ है इन सभी में से कोई भी नहीं है. हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं. निम्नलिखित में से कौन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है. थाना प्रभारी, पुलिस उपाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं. तो जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज वो होता है इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. इसका फर्स्ट ऑप्शन थाना प्रभारी जो है वो ऐसा कर सकता है अगर संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है. कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर प्रवृत्ति के ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के. ये सारी चीजें तो आपको अवश्य पता होंगी ही. बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में. फॉर द पर्पज ऑफ द CRPC whom from among the following में determine the language of each court, सभी कोर्ट की लैंग्वेज इन द स्टेट अदर देन द हाई कोर्ट. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, अदर देन द हाई कोर्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन है हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, थर्ड ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, फोर्थ ऑप्शन है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं. CRPC के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन उचित न्यायालय के अलावा राज्य के प्रत्येक न्यायालय की भाषा निर्धारित कर सकता है. तो इसका सही जवाब है हमारा स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार. तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है. बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं. बस थोड़ा सा समय और बना के रखिएगा, वीडियो बिल्कुल फिनिश होने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा. काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को सोल्व करते हुए. अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सही हो रहे होंगे. अगर आपके 80% भी ठीक हो रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है. बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. एज पर द सेक्शन 98 of CRPC, a complaint on oath for restoration of an abducted female child to the person to her lawful charge and may be presented. यानी कि किसी कोई फीमेल चाइल्ड है उसको अबडक्ट कर लिया गया, उसे अपहरण कर लिया गया जो कि किसी लॉफुल पर्सन उसके पेरेंट के उसमें कस्टडी में थी. तो ऐसे में कौन यहाँ पर स्टेप लेगा, ये हमारा क्वेश्चन है. तो पहला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरा है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, थर्ड है
मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबो। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 98 के अनुसार क्या किसी भी अपहरण बालिका को वैध रूप से चार्ज करने वाले व्यक्ति को उसकी बरामदगी के लिए शपथ पर शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। किसको यहाँ पर शिकायत की जाएगी, किसको कंप्लेंट की जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है सब डिवीजन, यानी कि उपखंड मजिस्ट्रेट जो है, सब डिवीजन जो मजिस्ट्रेट है वो इस तरीके की कंप्लेंट को यहाँ पर ले सकते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इन ए समन केसेस व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर और ब्रोट बिफोर द मजिस्ट्रेट, या तो या तो खुद आया है या उसे लाया गया है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू, इन सभी में से कौन सी चीज आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन है आस्क वेदर ही इज प्लीड गिल्टी, आस्क वेदर ही हैज एनी डिफेंस टू मेक। थर्ड ऑप्शन है फ्रेमिंग ए फॉर्मल चार्ज। फोर्थ ऑप्शन है स्टेटेड इसको कर लीजिए, स्टेटेड दैट द पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच ही इज अरेस्टेड। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। समन मामले में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है तो ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा। इन सभी में से कैसा करना आवश्यक नहीं होगा, कौन सा इसका सही जवाब है, तो थर्ड ऑप्शन जो है सही जवाब है, यानी फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं है और सभी चीजें जरूरी है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द ऑफेंस अफेक्टेड द सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ ए कंट्री टू विच प्ली बार्गेनिंग इज नॉट अप्लीकेबल शैल बी नोटिफाई बाय। किसको नोटिफाई करना होगा, किसके द्वारा यहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड ऑप्शन है शेड्यूल ट्राइब कमीशन, थर्ड ऑप्शन है ह्यूमन राइट कमीशन, फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला अपराध जिस पर प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होता है द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। आपको मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन में लेके आया था प्ली बार्गेनिंग पे। आई होप आपको पता होगा प्ली बार्गेनिंग किस सेक्शन में है, कौन सा चैप्टर है, कौन उसे अप्लाई कर सकता है, कौन प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो इसका सही जवाब कौन सा है, इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इन ए क्रिमिनल ट्रायल विदाउट प्रोड्यूसिंग द केमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट, the report given by him upon anything duly submitted for analyzing in the course of any proceeding under the CRPC। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैन नॉट बी यूज एन एविडेंस, सेकेंड ऑप्शन है कैन बी यूज एन एविडेंस ओनली इन ए समन केस, थर्ड ऑप्शन है कैन बी यूज एन एविडेंस, फोर्थ ऑप्शन है कैन बी यूज ओनली रिफ्रेश मेमोरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कम इन द एविडेंस। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, यानी कि केमिकल एग्जामिनर अगर बुलाया गया है, गवर्नमेंट का है वो, और उसने कोई भी एविडेंस दिया है तो क्या वो रिलेवेंट होगा, उसे एविडेंस के रूप में यूज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। हिंदी में समझ लेते हैं। एक आपराधिक मुकदमे में रासायनिक परीक्षण को सरकार के सामने पेश किए बिना सीआरपीसी के तहत किसी भी कार्रवाई के दौरान विश्लेषण के लिए विधिवत प्रस्तुत की गई जांच पर उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट, यानी उसने कोई रिपोर्ट दी है तो वो किस तरीके से होगी। पहला ऑप्शन है सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सेकंड है केवल समन मामलों में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है, थर्ड ऑप्शन है सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और फोर्थ ऑप्शन है इसका उपयोग केवल साक्ष्य में आने वाले जांच अधिकारी की यादाश्त को ताज़ा करने के लिए किया जा सकता है, उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। ऐसे कोई भी एविडेंस जो है एविडेंस के रूप में यूज़ किए जाएंगे अगर कोई भी केमिकल एग्जामिनर के द्वारा कोई रिपोर्ट बनाकर तैयार की गई है।
और वो कोर्ट में सबमिट की गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ऑन ए बिजी जंक्शन ऑफ ए रोड ए ह्यूज पोस्टर एंड बैनर इंस्टॉल्ड बाय द एसोसिएशन is creating obstruction in traffic. Who from among of the following on having information may remove such banner by imitating proceeding under which of the प्रोविजन ऑफ द CRPC। तो पहला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट जज, सेकंड ऑप्शन है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, थर्ड ऑप्शन है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट और फोर्थ ऑप्शन है कलेक्टर। एक बार हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में शायद गलत जो है मैंने मार्क कर दिया है, जस्ट वेट। हाँ, इसका जो जवाब है, शायद इसका जो है सही आंसर जो है हमारा ऑल ऑफ द अबो है। तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो प्लीज़ चेक दिस, दोबारा से एक बार इसका चेक कीजिएगा क्या इसका सही जवाब कौन सा है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर पर जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो इसको हम समझ लेते हैं इसका कौन सा सही जवाब है। उससे पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं इसका अर्थ क्या है। तो सड़क के एक व्यस्त चौराहे पर एक स्थान द्वारा लगाया गया एक बड़ा पोस्टर या बैनर यातायात को बाधा उत्पन्न कर रहा है और निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी होने पर CRPC के किस प्रावधान के तहत कार्रवाई करके ऐसे बैनर को हटाया जा सकता है। यानी बैनर लगा दिए गए हैं, उससे ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वहां पर भीड़ भड़का हो चुका है। तो ऐसे में शिकायत किसको की जाएगी। तो पहला ऑप्शन है जिला न्यायाधीश, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, तीसरा है उपखंड मजिस्ट्रेट, फोर्थ ऑप्शन है कलेक्टर। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को जो है कंप्लेंट की जाएगी। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बस वीडियो फिनिश ही होने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। व्हाट फॉर्म शुड बी यूज्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द सैंक्शन ऑफ ए पेमेंट अंडर रूल 26 सबसेक्शन 3 ऑफ GFAR, यानी जर्नल फाइनेंस एंड अकाउंट रूल। कौन सा फॉर्म दिया गया है, किस फॉर्म में ऐसा किया गया है। फॉर्म नंबर 101, 102, 103, 104। तो इसका सही जवाब है हमारा 105। हिंदी में भी समझ लेते हैं कि नियम 265 उपधारा 3 के तहत भुगतान की मंजूरी के लिए आवेदन करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। तो फॉर्म नंबर 105 GA फॉर्म नंबर 105 का इस्तेमाल किया जा सकता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफेंस कैन द पुलिस अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट ए कोर्ट ऑर्डर। आप सभी को इसका जवाब भी पता होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस, डिटेंशन ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्रॉस ऑफेंस। हिंदी में इसका क्या अर्थ है। पुलिस किस अपराध में किसी भी व्यक्ति को बिना अदालतीय आदेश के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध, निरोधक अपराध, गैर संज्ञेय अपराध और क्रॉस अपराध। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, संज्ञेय अपराध में ऐसा किया जा सकता है। बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC डील विद द रिकॉर्ड ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। किस सेक्शन में की जाती है। सेक्शन 134, 154, 164 और इन सभी में से कोई भी नहीं है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है। निम्नलिखित में से CRPC के किस धारा में स्वकृति, कन्फेशन और बयान की रिकॉर्डिंग, यानी कि रिकॉर्डिंग के बारे में बात की गई है या रिकॉर्डिंग की जाती है। कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, किस सेक्शन में की जाती है, ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेक्शन नंबर 164A। कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है 164A में और बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं किसी भी गवाह के CRPC के सेक्शन नंबर 161 के अंदर। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरीके के और वीडियो के लिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।